बहुत समय पहले परी देश में एक बूढ़ी परी अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी 4 बेटियां बहुत ही स्वार्थी और मतलबी थी, जबकि उसकी सबसे छोटी बेटी संजना एक सीधी सादी परी थी। फिर कुछ समय बाद बूढ़ी परी की मृत्यु हो जाती है। उसके मरते ही उसकी चारों बेटियां सारी दौलत अपने कब्जे में लेकर अपनी छोटी बहन संजना को घर से बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद मजबूर होकर संजना अपनी सहेलियों से मदद मांगने जाती है। मेरी बहनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, क्या तुम मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दे सकती हो? अगर मैं तुझे अपने घर पर रखूंगी तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। माफ करना, मैं इस वक्त तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कल्याणी, तू तो मेरी मदद कर। याद है ना, जब तेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं हमेशा तुझे पैसे देकर तेरी मदद करती थी। अच्छा, तो तू उन पैसों का एहसास जताना चाहती है? देख, तू चाहे कुछ भी कह ले, मैं तुझे अपने घर पर नहीं रखने वाली। और हाँ, आज के बाद तू हमारा दिमाग खराब मत कर, समझ गई ना? चल जा यहाँ से। अपनी सहेलियों की जली कटी बातें सुनकर संजना को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर संजना भटकते हुए पृथ्वी पर चली जाती है। संजना वहाँ के बाजार में काम ढूंढने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान संजना एक जादूगरनी की दुकान पर पहुँचती है। वो जादूगरनी तरह तरह के जादुई सामान बेचा करती थी। आंटी जी, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे दीजिए। संजना का उतरा हुआ चेहरा देख जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है। फिर वो संजना को अपनी दुकान के अंदर बैठाकर उसे पेट भर खाना खिलाती है। बातों ही बातों में संजना जादूगरनी को अपने साथ हुई धोखेबाजी के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो तुम्हारी लालची बहनों ने दौलत के लालच में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी दुकान में मौजूद एक जादुई बकरी संजना को देते हुए कहती है, ये जादुई बकरी है, ये दूध की जगह चाय देती है। इस बकरी की चाय पीने से पल भर में सारी थकान दूर हो जाती है। अब तुम परिदेश जाकर चाय की दुकान खोल लो, फिर तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। उसके बाद संजना जादुई बकरी लेकर परिदेश चली जाती है और वहाँ के फुटपाथ पर चाय की दुकान खोल लेती है। आओ आओ, जादुई बकरी की जादुई चाय पियो, चाय पीते ही तरोताजा हो जाओ। देखते ही देखते वहाँ कुछ परियां इकट्ठा हो जाती हैं। फिर संजना बकरी का कान मरोड़ना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो बकरी ढेर सारी चाय प्रकट कर देती है। उसके बाद संजना सभी परियों को कप में चाय दे देती है। चाय पीते ही उन परियों की सारी थकान दूर हो जाती है। अरे वाह, ये चाय तो बहुत कमाल की है, इसे पीने के बाद मेरे अंदर ऊर्जा आ गई। अब से मैं रोज तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आऊंगी। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये चाय तो बहुत अनोखी है। इस तरह कुछ ही दिनों में संजना की चाय चारों तरफ प्रसिद्ध हो जाती है और सभी परियां उसके पास चाय पीने आने लगती हैं। जब ये बात रानी परी को पता चलती है तो वो भी संजना के यहाँ जादुई बकरी की जादुई चाय पीने आती है। रानी परी चाय से खुश होकर संजना को ढेर सारे सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे देती है और साथ ही उसे रोज महल में चाय पहुंचाने का ऑर्डर भी देती है। इस तरह कुछ ही दिन में संजना काफी पैसे कमाकर एक घर खरीद लेती है। जब संजना की बहनों को उसकी कामयाबी के बारे में पता चलता है तो उन चारों के सीने पर सांप लूटने लगते हैं। हमारी बहन तो बहुत दौलत कमा रही है, ये सब उस जादुई बकरी की वजह से हो रहा है। चलो संजना को मार कर उसकी जादुई बकरी हासिल कर लेते हैं, फिर हम चारों जादुई बकरी की जादुई चाय बेचेंगे। उसके बाद चारों बहनें संजना को मारने उसके घर पहुंच जाती हैं। उन चारों के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी। ये देख बेचारी संजना डर के मारे कांपने लगती है।
लेकिन तभी वो बकरी एक विशाल रूप धारण कर लेती है। उन चारों बहनों के ऊपर गरम चाय गिराने लगती है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर जल रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे चाय ने तो मेरे शरीर को जला दिया, भागो यहाँ से वरना हम चारों मारे जाएंगी। उसके बाद घबराकर चारों बहनें वहां से भाग जाती हैं और उस दिन के बाद से वो चारों दोबारा संजना को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती और संजना खुशी से चाय बेचते हुए रहने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में कंचन नाम की एक गरीब लड़की अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। कंचन फूलों के बगीचे उगाने में माहिर थी। उसने अपने घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा तैयार कर रखा था, जिसे देखकर सभी लोग कंचन की तारीफ किया करते थे। ये देख कंचन की सौतेली बहन चांदनी को बहुत जलन होती थी। फिर एक दिन कंचन अपने बगीचे में पौधों की छटाई कर रही थी कि तभी वहां से गुजर रही एक अमीर औरत की नजर कंचन के बगीचे पर पड़ती है। अरे वाह, ये फूलों का बगीचा तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर बगीचा मैंने आज तक नहीं देखा। काश मेरे घर पर भी ऐसा फूलों का बगीचा होता। उसके बाद वो औरत कंचन के पास बात करने पहुंच जाती है। सुनो लड़की, क्या ये फूलों का बगीचा तुमने तैयार किया है? हाँ आंटी जी, मैंने तैयार किया है। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है, क्या तुम ऐसा ही बगीचा मेरे घर पर भी तैयार कर सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर कंचन खुश हो जाती है। ठीक है आंटी जी, मैं आपके घर में एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा तैयार कर दूंगी। ये रहा मेरा पता, कल से तुम मेरे घर पर आकर काम करना शुरू कर दो। इस तरह अपना पता देकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से कंचन उस औरत के घर पर जाकर फूलों का बगीचा उगाने की तैयारी शुरू कर देती है। फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ एक खूबसूरत बगीचा तैयार हो जाता है, जिसे देख वो औरत खुशी से फूले नहीं समाती। अरे वाह कंचन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए देने के लिए कहा था ना, लेकिन अब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। इतना कहकर वो औरत कंचन को 2 लाख रुपए देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। इतना कहकर कंचन वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। कंचन जैसे ही नदी के किनारे पहुँचती है कि तभी पेड़ों के पीछे छिपी चांदनी बाहर निकलकर कंचन के सामने आ जाती है। चांदनी के हाथ में एक बहुत ही बड़ा डंडा था। फिर चांदनी उस डंडे से कंचन के सर पर वार कर देती है। अरे मर गई रे, ये तुमने क्या किया चांदनी, आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो? चल सीधी तरह सारे पैसे मेरे हवाले कर दे, वरना मैं इस डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर चांदनी कंचन के हाथ से सारे पैसे छीन लेती है। उसके बाद चांदनी कंचन को नदी में धक्का दे देती है। कंचन को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो नदी में डूबने लगती है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। यहाँ तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, थोड़ी ही देर में तू डूबकर मर जाएगी और मैं इन पैसों से ऐश करूंगी। इतना कहकर चांदनी नाव में बैठकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ कंचन पानी में डूबने लगती है। तभी एक टोपी हवा में उड़ते हुए कंचन के पास आ जाती है। वो टोपी फौरन कंचन के सर पर बैठ जाती है और कंचन को हवा में उड़ाकर नदी के किनारे ले जाती है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी सौतेली बहन ने तुम्हारे सारे पैसे छीनकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख दूर कर दूंगी। इतना कहकर जादुई टोपी अपनी शक्ति से कंचन के सर पर 2 जादुई घास प्रकट कर देती है, जो दिखने में किसी सिंह की तरह दिखती थी। ये दोनों जादुई घास तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, तुम जो भी चाहे इनसे मांग सकती हो।
इतना कहकर जादुई टोपी वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद कंचन उस जादुई घास से कहकर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवा लेती है और मजे से वहां रहने लगती है। दूसरी तरफ कंचन अपनी जादुई घास की शक्तियों से गरीबों की मदद भी किया करती थी। इस तरह धीरे धीरे कंचन चारों तरफ प्रसिद्ध हो जाती है। जब ये बात चांदनी को पता चलती है तो उससे कंचन से जलन होने लगती है। अरे ये कंचन नदी में गिरकर कैसे बच गई और इसके सर पर ये घास कहाँ से आ गई? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। फिर रात को चांदनी कंचन के घर पहुंच जाती है। कंचन अपने घर में सो रही थी। फिर चांदनी कंचन के सर की घास को देखकर कहती है, अच्छा तो ये जादुई घास है, मैं अभी इन्हें तोड़कर अपने सर पर लगा लेती हूँ, फिर इनकी मदद से मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। लेकिन चांदनी जैसे ही जादुई घास को तोड़ने की कोशिश करती है कि तभी उसमें से ढेर सारी आग निकलने लगती है और चांदनी के सारे बाल जल जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। फिर अगले ही पल दोनों जादुई घास से दो बड़ी बड़ी तलवार बाहर निकलती हैं। अरे नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे सारे बाल जल गए। लगता है ये दोनों तलवारें मेरी जान लेने के लिए प्रकट हुई हैं। यहाँ से भाग जाने में ही मेरी भलाई है। इस तरह चांदनी वहाँ से डर के भाग जाती है और उस दिन के बाद से वो कभी कंचन को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो घास की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन हमें अपने बुरे कामों की कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। परी देश में गरीब परियों की एक बस्ती थी। वहाँ सुनैना नाम की एक गरीब परी अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर एक दिन रानी परी अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में उस बस्ती में रहने वाली सभी गरीब परियों के बीच चॉकलेट और ढेर सारे कपकेक बंटवाती है। सुनैना परी और उसकी सहेलियों ने आज से पहले कभी कपकेक नहीं खाए थे। अरे ये कपकेक तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ तुमने सही कहा, जिंदगी में पहली बार हमें कपकेक खाने का मौका मिल रहा है, वरना आज तक हम लोगों को कपकेक सिर्फ केक की दुकानों में ही देखने को मिलता था। ये कपकेक बहुत स्वादिष्ट है, मन करता है बस खाते जाओ। लेकिन रानी परी ने सिर्फ हमें एक एक कपकेक दिए थे। मेरा तो मन बहुत सारे कपकेक खाने का कर रहा है। फिर शाम को घर जाकर सुनैना परी अपनी माँ से कपकेक बनाने के लिए कहती है, माँ मुझे कपकेक खाना है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कपकेक बना दोगी? नहीं बेटी, हम गरीब परियां हैं, कपकेक बनाने के लिए जो सामान लगेगा उसे खरीदने के लिए मेरे पास एक चांदी का नोट नहीं है। तुम तो जानती हो ना, मैं महीने में सिर्फ 50 चांदी के नोट कमाती हूँ, उससे हमारा गुजारा चलता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर सुनैना परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुनैना परी अपनी सहेलियों के साथ एक केक की दुकान पर जाती है। आंटी जी, आपके यहाँ रखे कपकेक की कीमत क्या है? बेटी, ये कपकेक की कीमत 5 चांदी के नोट हैं। कहो तो तुम्हें कितने चाहिए? बाप रे बाप, 5 चांदी के नोट, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं सोच रही थी कि कपकेक खरीदने से अच्छा हम खुद ही कपकेक बनाकर खाएं, इससे हमें ज्यादा कपकेक खाने को मिलेंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो आज से ही हम सभी बचत करके चांदी के नोट जमाना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन से सभी परियां अपनी पॉकेट मनी से मिलने वाले चांदी के नोट इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। चलो हम सब ये नोट इस पेड़ के ऊपर छुपा देते हैं, वरना हमारे घर वालों को पता चल गया तो वो हमसे ये नोट वापस ले लेंगे।
इस तरह सभी परियां अपनी चांदी के नोट उस पेड़ के ऊपर छुपा देते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनैना परी कहती है, लगता है अब हमारे पास काफी चांदी के नोट इकट्ठे हो गए हैं। चलो चलकर उस पेड़ से सारे नोट निकालकर कपकेक बनाने का सामान खरीद लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रामू नाम के एक चोर को परियों के उन चांदी के नोटों के बारे में पता चल जाता है और वो पेड़ के ऊपर रखे सारे चांदी के नोट चुराकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी सुनैना परी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंच जाती है। अरे ये आदमी हमारे पैसे चुराकर भाग रहा है, चलो पकड़ो इसे। सभी परियां रामू को पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। देखो हमारे नोट हमें वापस कर दो वरना हम सब मिलकर तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। ये सुनकर रामू हंसने लगता है और सीटी बजाकर अपने साथियों को वहां बुला लेता है। उन सभी के हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। ये देखकर सभी परियां डर जाती हैं। गरीब परी होने की वजह से हमारे पास जादुई छड़ी भी नहीं है, वरना हम इन्हें अच्छा सबक सिखाते। उसके बाद रामू अपनी साथियों के साथ मिलकर सभी परियों को उस पेड़ से बांध देता है। चलो दोस्तों, आज हमें ढेर सारे चांदी के नोट मिले हैं, अब इनसे हम ढेर सारी शराब पियेंगे। लेकिन तभी उस पेड़ से दो बड़े हाथ बाहर निकलकर रामू और उसके साथियों की पिटाई करने लगते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अरे हमें कौन पीट रहा है? तभी पेड़ से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तू इन मासूम परियों को सता रहा है, इसीलिए मैं तुझे सजा देने आया हूँ। चल सीधी तरह इनके सारे चांदी के नोट वापस कर दे, वरना मैं तेरे और तेरी साथियों की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये सुनकर रामू और उसके साथी घबरा जाते हैं और परियों को उनके चांदी के नोट देकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सुनैना और उसकी सहेलियां बाजार जाकर कपकेक बनाने का सामान खरीद लेती हैं और शाम को ढेर सारे कपकेक बनाकर मजे से कपकेक की पार्टी करती हैं। तो आपने देखा दोस्तों परियों की कपकेक पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। परी देश में 7 परी बहनें रहती थी। वो सभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनमें जरा भी घमंड नहीं था। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद के लिए करती थी। फिर एक दिन परी देश की बहुत सारी परियां ग्रुप बनाकर पृथ्वी पर घूमने जाती हैं। देखो ये पृथ्वी का समंदर कितना अच्छा है, चलो हम सब इसमें नहाते हैं। मैंने आज तक पृथ्वी के समंदर में कभी नहीं नहाया है। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैंने सुना है पृथ्वी के समंदर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ भी हैं। चलो मछलियों के साथ साथ तैरने का भी मजा लेते हैं। फिर सभी परियां अपनी जादुई छड़ी को समंदर के किनारे रखकर पानी में छलांग लगाकर तैरने लगती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ से समुद्री डाकुओं का जहाज गुजरता है। अरे वाह, देखो वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ नहा रही हैं। चलो उन सबको पकड़ लेते हैं। इतना कहकर वो डाकू अपना जहाज परियों के पास ले जाता है और जाल फेंककर एक एक कर सभी परियों को पकड़कर अपने जहाज में खींच लेता है। ये तो कमाल हो गया, मैं तो इन्हें साधारण लड़कियां समझ रहा था, लेकिन ये सब तो परियां हैं। अब मैं इन्हें जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। डाकू की बात सुनकर सभी परियां घबराकर रोने लगती हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो। हाँ हमें जाने दो, हम दोबारा कभी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएंगी। मैं बहुत ही बेरहम डाकू हूँ, मैं किसी पर रहम नहीं करता। आज से तुम सभी परियां मेरी गुलाम हो।
अरे नहीं, अब हम क्या करें? ये डाकू तो जिंदगी भर के लिए हमें कैद करके रख लेगा। हमारी जादुई छड़ियां तो समुंदर के किनारे हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हम। इस तरह अपनी लाचारी पर दुखी होकर सभी परियां रोने लगती हैं। तभी ऊपर आसमान से 7 परी बहनें उड़कर जा रही थीं। अरे वो देखो, नीचे समुंदर में डाकुओं ने हमारी परिदेश की परियों को बंदी बनाकर रखा है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ चलो, अभी उस डाकू को सबक सिखाकर सभी परियों को आजाद करा देते हैं। फिर 7 परियां डाकुओं के जहाज पर पहुंच जाती हैं। तूने हमारी परिदेश की परियों को क्यों पकड़ रखा है? चल इसी वक्त इन्हें आजाद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लगता है आज मेरी किस्मत जोरों पर है। यहाँ तो 7 परियां और आ गई। अब मैं इन्हें भी पकड़कर कैद कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो डाकू और उसके आदमी उन परियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी तीसरी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन सभी डाकुओं के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश कर देती है। सभी डाकू पत्थर के नीचे दबक कर घायल हो जाते हैं। लेकिन उन पत्थरों की वजह से उस जहाज में छेद हो जाता है और वो पानी में डूबने लगती हैं। अरे नहीं, जहाज में छेद हो गया। हमें जल्दी से इन परियों को लेकर किनारे तक पहुंचना होगा। लेकिन हम 7 मिलकर इतनी सारी परियों को कैसे लेकर जाएंगी? हमें कोई तरीका सोचना होगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हम 7 बहनों को आपस में जुड़कर अपने आप को एक जहाज में तब्दील करना होगा। फिर 7 परियां सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और अगले ही पल तेज रोशनी के साथ वो सभी एक बड़े जहाज में बदल जाती हैं। उसके बाद डाकू के जहाज पर मौजूद सभी परियां उस जहाज पर चढ़ जाती हैं और वो जहाज उन्हें लेकर किनारे की ओर जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त डाकू अपने जहाज से छोटी नाव निकालकर परियों की जहाज का पीछा करने लगते हैं। इन परियों ने मेरी जहाज को बर्बाद किया है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो डाकू परियों के जहाज के ऊपर आग लगा देता है। किनारे तक पहुंचते पहुंचते उस जहाज में चारों तरफ से आग लग जाती है। जहाज पर बैठी परियां किसी तरह पानी में कूदकर किनारे तक पहुंच जाती हैं, लेकिन तभी वहां डाकू पहुंच जाता है। मैंने इस जहाज को जला दिया है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी कोमल परी किनारे पर रखी अपनी जादुई छड़ी उठाकर उस डाकू को जंजीरों में बांध देती है और समुंदर में डुबा देती है। फिर अगले ही पल वो जहाज फिर से 7 परियों में बदल जाता है। लेकिन वो सभी परियां बुरी तरह जल चुकी थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात पर कोमल परी और उनकी सहेलियों को बहुत दुख होता है और वो सभी रोने लगती हैं। इस तरह वो 7 परी बहनें अपनी जान देकर मुसीबत में फंसी सभी परियों की जान बचा लेती हैं। तो आपने देखा दोस्तों 7 परियों की मृत्यु की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हमेशा बिना किसी निजी स्वार्थ के मुसीबत में फंसे दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। इसी गांव में रेखा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वो शहर के एक चॉकलेट की दुकान पर काम करती थी। फिर एक दिन दुकान के बाहर 2 गरीब लड़कियां खड़ी होकर वहां रखे चॉकलेट को देखने लगती हैं। तुम दोनों को कौन सी चॉकलेट चाहिए? नहीं नहीं दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम दोनों बहुत गरीब हैं। हमारे पास चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए हम दोनों चॉकलेट को देखकर अपना मन भर रहे थे। उन दोनों की बात सुनकर रेखा को उन पर बहुत दया आती है। फिर रेखा उन दोनों को एक एक चॉकलेट पकड़ा देती है। दीदी, ये चॉकलेट तो बहुत महंगी है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं।
अगर आपकी मालकिन को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, चॉकलेट के पैसे मैं अपनी तनख्वाह से कटवा लूंगी। फिर दोनों लड़कियां खुश होकर चॉकलेट खाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ मालकिन नताशा आ जाती है। अरे तू इन लड़कियों को मुफ्त में चॉकलेट दे रही है, लगता है मेरे गैर हाजिरी में तू इसी तरह चोरी करके लोगों को चॉकलेट खिलाती है। ठहर जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ना कहकर नताशा रेखा के बाल पकड़कर उसकी पिटाई करने लगती है। मुझे मत मारो दीदी, मैंने आज तक आपकी दुकान में कभी चोरी नहीं की। इन दोनों के चॉकलेट के पैसे मैं अपनी तनख्वाह से कटवाने वाली थी। मैंने तेरी चोरी पकड़ ली, इसीलिए अब तू बहाना बना रही है, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। इस तरह नताशा उसे खूब मारती है और धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल देती है। बेचारी रेखा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की भलाई करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन तभी अचानक रेखा को नदी में एक पेड़ तैरता हुआ दिखाई देता है। उस पेड़ पर खूब सारे चॉकलेट लगे हुए थे। इस पेड़ पर तो बहुत सारे चॉकलेट लगे हैं। रेखा तुरंत नदी में कूदकर उस पेड़ को बाहर निकाल लेती है। तभी वो जादुई पेड़ अचानक रेखा से बात करने लगता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक जादुई चॉकलेट का पेड़ हूँ। मैं जादूगरों की दुनिया में रहता था, लेकिन एक दिन अचानक तेज भूकंप की वजह से मैं जमीन से उखड़कर नदी में गिर गया और बहता हुआ यहाँ चला आया। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करके इस एहसान को चुकाना चाहता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया में मेरी तरह बहुत सारी गरीब लड़कियां हैं जो पैसे ना होने की वजह से चॉकलेट खाने के लिए तरसती रहती हैं, इसीलिए मैं उन सभी लड़कियों को मुफ्त में चॉकलेट बांटना चाहती हूँ। तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें रोज ढेर सारी चॉकलेट दूंगा। ये सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उस जादुई चॉकलेट के पेड़ को अपने घर ले जाती है। फिर जादुई पेड़ से ढेर सारी चॉकलेट जमीन पर गिरने लगती है। रेखा सभी चॉकलेट को एक बड़ी टोकरी में जमा कर लेती है। उसके बाद उस पेड़ से 10 सोने के चॉकलेट नीचे गिरते हैं। इन सोने के चॉकलेट को बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। फिर रेखा उन सभी सोने के चॉकलेटों को बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद वो अपने लिए एक बड़ा घर बनाकर वहाँ रहने लगती है। दूसरी तरफ रेखा रोज गरीब लड़के और लड़कियों के बीच जाकर उन्हें चॉकलेट देना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नताशा रेखा को चॉकलेट बांटते हुए देख लेती है। रेखा की बच्ची लोगों को मुफ्त में चॉकलेट दे रही है। इतनी सारी चॉकलेट खरीदने के लिए इसके पास पैसे कहाँ से आए? उसके बाद नताशा रेखा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। रेखा के घर को देख नताशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, ये रेखा तो बहुत अमीर बन गई। इसका घर तो बहुत ही आलीशान है। नताशा देखती है कि रेखा जादुई पेड़ से चॉकलेट तोड़कर एक टोकरी में जमा कर रही है। अच्छा, तो ये बात है, इस जादुई चॉकलेट के पेड़ की वजह से रेखा इतनी अमीर बन गई है। अब मैं रेखा को जान से मार के इस पेड़ को हत्या लूंगी। रात होते ही नताशा एक बड़ा सा चाकू लेकर रेखा के कमरे में घुस जाती है। नताशा, ये सब क्या है? तुम इस तरह चाकू लेकर मेरे घर में क्यों आई हो? तुझे जान से मारकर इस जादुई चॉकलेट के पेड़ को अपने घर ले जाऊंगी। कहकर नताशा रेखा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस जादुई पेड़ से एक डंडा बाहर निकलकर धनाधन नताशा की पिटाई करने लगता है। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
ये देख रेखा बहुत खुश होती है। उसके बाद वो डंडा नताशा को पीटते हुए रेखा के घर से बाहर निकाल देता है। डंडे की मार खाकर नताशा घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रेखा फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई चॉकलेट के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निस्वार्थ भावना से दूसरे लोगों की मदद करने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, वो हमेशा सुखी रहते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle,